हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलो आज हम पार्ट 2 जो है आपके टेक्स्ट बुक में से दैट इज़ 7th जो लेसन है वेव ऑप्टिक्स वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस लेसन में हमें देखना है इंट्रोडक्शन, लेसन का जो इंट्रोडक्शन है या रिवाइज करना है जो टॉपिक्स हमने पिछले कुछ लेसन्स में पढ़ा है लाइट के बारे में, और फिर कर्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट और वेव नेचर। ये 3 टॉपिक आज हम ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे। हम सबको पता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब क्या, रिफ्रैक्शन मीन्स क्या, फिर भी वी विल रिवाइज। दिस इज़ इंटरफेस, दिस इज़ मीडियम 1 एंड दिस इज़ मीडियम 2। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रही आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ओके, रिफ्लेक्टेड मीन्स सेम मीडियम में डाइवर्ट होना, दैट इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। ये रही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर ये रही रिफ्रैक्शन का रे। ओके, रे ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अनदर मीडियम में जो रे इंसिडेंट रे पेनिट्रेट कर रही है इन अनदर मीडियम, सो दैट रे इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे। ओके, रिफ्रैक्टेड रे। और जो एंगल बन गया यहाँ पर नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, उसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, दिस इज वेरी बेसिक थेरी। तो हमने पढ़ा है कि फैक्ट क्या है रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा फैक्ट क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों चीज़ें जो है वो सेम प्लेन में होती है, दे एग्जिस्ट इन द सेम प्लेन। ओके, पहला फैक्ट क्या है, ये एंगल और ये एंगल, दोनों जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। और दूसरी बात क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में आती है। ओके, देन रिफ्रैक्टेड रे के बारे में या फिर रिफ्रैक्शन के बारे में 2 फैक्ट्स क्या है। तो सबसे पहली फैक्ट है कि इंसिडेंट रे, ओके, इंसिडेंट रे और देन रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये जो तीनों हैं वो सेम प्लेन में आती है। जैसे मैंने अभी बताया, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट और नॉर्मल तीनों एक प्लेन में आती है, उसी तरीके से नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे ये तीनों भी सेम प्लेन में आती है। ओके, और दूसरी फैक्ट क्या है रिफ्रैक्शन के बारे में कि हम रिलेट कर सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वी कैन रिलेट टू ईच अदर, μ2 अपॉन μ1। तो ये रिलेशन हमेशा याद रखना है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो ये रिवीजन में इसलिए लिया कि उसका थोड़ा आपको रिलेट करना है। ये लेसन में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली नेचर ऑफ लाइट क्या है, और लाइट इज़ अ ड्यूअल नेचर ऐसा भी बोलते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं, उसके पीछे क्या थेरीज हैं, वो हम इस लेसन में अभी पढ़ने वाले। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कार्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट मतलब क्या। तो सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि जो कोई भी थेरीज डेवलप नहीं थी तब सबसे पहले आर डिस्कार्टिस नाम के साइंटिस्ट आए, डिस्कार्टिस। ओके, यू कैन ऑल्सो टेक डाउन विथ मी एज अ समरी। तो आर डिस्कार्टिस प्रपोज्ड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इन 1636। सबसे पहले उन्होंने आइडिया, एक उनका जो स्टडी था उसके बारे में उन्होंने कहा कि लाइट इज़ अ पार्टिकल, कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, और उसे कहते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट में कुछ पार्टिकल्स होते हैं। ओके, इतना उन्होंने कह दिया। फिर आगे जो स्टडी आई सामने वो थे न्यूटन। हम सबको पता है साइंटिस्ट, बड़े फेमस साइंटिस्ट है फिजिक्स में। उन्होंने डेवलप की एक थ्योरी, और जो स्टडी डिस्कार्टिस ने प्रपोज की थी उसको ही आगे उनका जो कंसेप्ट था उन्होंने प्रपोज किया। तो व्हाट डिड ही से कि येस ऑफ कोर्स लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स को नाम दे दिया कार्पसल्स। ओके, लाइट कंसिस्ट ऑफ कार्पसल्स, और कार्पसल्स कैसे होते हैं, हार्ड, इलास्टिक एंड मासलेस। उन्होंने क्या कह दिया
कि लाइट इज़ मेड अप ऑफ कार्पसेल्स। कार्पसेल्स कैसे होते हैं? हार्ड, इलास्टिक एंड मासलेस। ओके। उन्होंने और कुछ पॉस्टुलेट्स दिए या फिर कुछ स्टडी में से उनके कंक्लूजन्स निकले कि इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हम सबको अभी ये पता है कि लाइट, लेकिन तब नहीं पता था, उन्होंने खुद स्टडी कर किए और फिर कंक्लूजन निकाला कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। देन नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या था? ये रहा पहला पोस्टुलेट, ये दूसरा, ये तीसरा कंक्लूजन, ये चौथा। तो उन्होंने क्या कहा कि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज़ हायर देन इन रेयर मीडियम। हालांकि ये बात गलत है, अभी प्रूव हो गया है, लेकिन उन्होंने जब स्टडी की तो उन्हें पता चला कि डेंसर मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है रेयर मीडियम में। ओके। और पांचवी बात उन्होंने कंक्लूड की कि डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ द कार्पसेल्स। डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ कार्पसेल्स। ओके। आपको पता है कि रेनबो में विजिबल लाइन स्पेक्ट्रा हमको दिखता है, जैसे रेड, वायलेट, इंडिगो, ये सभी 7 कलर्स हमको दिखते हैं, तो वो विजिबल लाइन स्पेक्ट्रा हम। ओके। तो डिफरेंट कलर्स हमें क्यों दिखते हैं? क्योंकि डिफरेंट साइजेस ऑफ कार्पसेल्स आर देयर। कार्पसेल्स मीन्स पार्टिकल्स, तो पार्टिकल की अलग अलग साइजेस की वजह से हमें अलग अलग कलर्स दिखते हैं, ऐसे न्यूटन का कहना था। तो ये भी सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में आए कि न्यूटन ने कहा सबसे पहले कि लाइट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड कार्पसेल्स। कार्पसेल्स कैसे होते हैं? हार्ड, इलास्टिक एंड मासलेस। ओके। देन उन्होंने कहा कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और चौथी बात कि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज़ ग्रेटर दैन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। और लास्ट थिंग कि डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ कार्पसेल्स। ओके, यहाँ तक ध्यान में आया आपको? तो ये सभी जो थेरीज थी ये बेसिस है पार्टिकल नेचर पर। ओके, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो जो ब्रांच बोलेंगे हम लोग, branch of science which deals with the study of light and which has the concept that वो assume करती है, क्या assume करती है कि the light travels in a straight line or as a ray. ओके, तो जो ब्रांच ऑफ साइंस डील करती है लाइट से और एस्यूम करती है कि दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एज अ रे, तो वो ब्रांच को बोलेंगे हम रे ऑप्टिक्स। उसे कहा जाता है रे ऑप्टिक्स। या सिंपली हम बोलेंगे कि रे ऑप्टिक्स जो होता है ना, तो वो कंसिडर करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, विच कंसिडर दैट कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एज अ रे। ओके, दिस इज अबाउट द रे ऑप्टिक्स। अभी नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे वेव नेचर ऑफ लाइट। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सभी चीज़ें हमने देखी कि न्यूटन ने क्या कहा, फिर डिस्कार्टिस ने क्या कहा था, 2 थेरीज आ गए। तो उसके बाद सी हाइजन 1629 to 1695 ये उनका जो लाइफ स्पैन है उसमें उन्होंने 1668 में, ये ध्यान में रखना, सी हाइजन इम्पॉर्टेंट क्या है, 1668 ये साल में उन्होंने एक थेरी प्रपोज की और उन्होंने क्या कहा कि द लाइट इज़ अ वेव, लाइट इज़ अ वेव। सबसे पहले हाइजन ने ये कहा कि लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट इज़ अ वेव। ओके, कार्पसेल से नहीं बना है, लाइट बना है वेव से। हाइजन एज्यूम दैट लाइट टू बी अ वेव कॉज बाय वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। जैसे कोई एक मीडियम के जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं अप डाउन अप डाउन अप डाउन और एक वेव फॉर्म होती है, तो उसी तरीके से लाइट भी वेव है। ओके, और दूसरी बात उन्होंने क्या कही, ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात कि लाइट ट्रेवल्स थ्रू एनी मीडियम बट ओनली ईथर मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन। मतलब कोई भी मीडियम से जा सकता है, सिर्फ वहाँ पर ईथर होना चाहिए। तो ईथर मतलब अपना केमिस्ट्री लैब में जो
मिलता है ईथर वो नहीं है, ओके, इट इज़ नॉट अ ईथर इन केमिस्ट्री लैब। तो ये लुमिनिफेरस ईथर नाम का अलग उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, लुमिनिफेरस ईथर, ये पूरा नाम है उसका। तो ये जो मीडियम में सब्सटेंस किसी भी तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता है, ओके, लेकिन उन्होंने सजेस्ट किया था, हाइजन ने क्या कहा कि लाइट इज़ अ वेव, और दूसरी बात कही कि वैक्यूम में से भी लाइट ट्रेवल करता है, तो इसका मतलब वहाँ पर ईथर होना चाहिए। तो ईथर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सबसे पहली बार, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी जो हाइजन ने प्रपोज की थी, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गई। क्यों? क्योंकि उसके बेसिस पर जो 19th सेंचुरी में अलग अलग टाइप के जो फेनोमेनन्स थे, जैसे इंटरफेरेंस और फिर डिफ्रैक्शन और उसके बाद पोलराइजेशन, ये सभी फेनोमेनन अच्छे से एक्सप्लेन किए जा सके, ओके, ड्यू टू वेव नेचर ऑफ लाइट। तो ये तीनों फेनोमेनन हमें इस लेसन में देखने हैं, इंटरफेरेंस क्या, डिफ्रैक्शन क्या, पोलराइजेशन क्या, ये सभी फेनोमेनन 19th सेंचुरी में अच्छे से और काफ़ी सक्सेसफुली वेव थ्योरी ऑफ लाइट की वजह से एक्सप्लेन किए जा सके, एंड इट वॉज देन एक्सेप्टेड एज द करेक्ट थ्योरी ऑफ लाइट। उसके बाद जैसे हाइजन ने ये थ्योरी उनकी जो दी वेव थ्योरी ऑफ लाइट, उसकी वजह से ये पूरे फिनोमेनन अच्छे से एक्सप्लेन किए गए 19th सेंचुरी में, और उसके बाद सब ने डिसाइड किया कि दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड करेक्ट थ्योरी ऑफ लाइट, ओके। वेव थ्योरी शोड दैट, उन्होंने और क्या कहा, एक बार हम लोग लिख देंगे। सबसे पहले हाइजन ने क्या कहा, 1668 में उन्होंने थ्योरी दी, और सबसे उन्होंने कहा, पहले उन्होंने कहा कि लाइट इज़ अ वेव, और दूसरी बात ईथर इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, और तीसरी बात कि द व्हाट वी से इफ स्पीड ऑफ लाइट वेव्स इन डेंसर मीडियम इज स्मॉलर देन इन रेयरर देन लाइट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। मतलब क्या, सपोज ये इंटरफेस है, ये नॉर्मल है, और यहाँ से लाइट जा रही है, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर है, तो रेयरर मीडियम में से डेंसर में जाते वक्त जो लाइट रे है वो ऐसी जानी चाहिए थी, पर वो नहीं जाती, वो बेंड होती है नॉर्मल की तरफ। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो ग्रेटर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये सबसे पहले उन्होंने प्रपोज कर दिया ये थ्योरी में, ओके, वेव थ्योरी ऑफ लाइट में। उन्होंने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम इज ग्रेटर देन इन डेंसर मीडियम, ओके, न्यूटन से अपोजिट कह दिया, ओके। और दूसरी बात कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है रिफ्रैक्टेड रे, ओके। दिस वाज द थर्ड पोस्टुलेट। तो अभी द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विच यूजेस वेव नेचर ऑफ लाइट, उसे कहा जाता है वेव ऑप्टिक्स। ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी। तो वेव ऑप्टिक्स मतलब क्या, कि जो ब्रांच स्टडी करती है लाइट का, लेकिन क्या वो क्या एजम क्या करते हैं, दे आर एज्यूमिंग दैट कि लाइट इज़ अ वेव, ओके। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आई होगी। फिर से एक बार मैं शॉर्ट में आपको समझाती हूँ कि दो ब्रांचेस है ऑप्टिक्स की, ओके। ये एक है रे ऑप्टिक्स, ओके, और दूसरी है वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्या फ़र्क है, रे ऑप्टिक्स वाले समझते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट इज़ अ रे, एज अ रे, और वेव ऑप्टिक्स वाले समझते हैं कि लाइट इज़ अ वेव, ओके। रे और वेव इसमें फ़र्क है। तो ये दोनों जो है ये ज्योमेट्री पर चलती है, ओके, और ये वेव नेचर ऑफ लाइट पर चलती है। तो ये दोनों चीज़ें ये तो पहले देख चुके हैं हम, ये अभी हमें देखना है वेव ऑप्टिक्स, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट इज, ओके, देन इन 19th century many scientists came like H. Hertz। उन्होंने सबसे पहले
रेडियो वेव्स एंड देयर स्पीड, इसके बारे में रिसर्च किया, स्टडी की, और उन्होंने बोला द एग्जिस्टेंस ऑफ रेडियो वेव्स एंड देयर स्पीड बीइंग सेम एज दैट ऑफ विजिबल लाइट। मतलब रेडियो वेव्स एंड विजिबल लाइन स्पेक्ट्रम, विजिबल जो कलर्स हमें दिखते हैं, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम उसे कहा जाता है, तो वो दोनों के जो स्पीड है वो सेम होते हैं। ओके, रेडियो वेव्स एंड देयर विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, देयर स्पीड्स आर सेम। वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने का काम जो है वो हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने किया। आपको पता है ना कि हर्ट्ज इज़ ए यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लेटर इन द 19th सेंचुरी। ओके, देन माइकलसन एंड मॉर्ले, ये दो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने डिटेक्ट करने की कोशिश की। माइकलसन एंड मॉर्ले, ये दो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उनको ल्यूमिनिफेरस ईथर नाम का कोई भी मीडियम जो है वो एग्जिस्ट नहीं हुआ। ओके, और उनके बाद भी अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उन्होंने 1905 में अपनी रिलेटिविटी थ्योरी दी, स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी, बहुत ही फेमस रिलेटिविटी थ्योरी है और उसके बारे में हमको अगली कुछ क्लासेस में भी पढ़ने को मिलेगा। तो 1905 में जो आइंस्टाइन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने अपनी स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी प्रपोज की और उसमें भी उन्होंने एग्जिस्टेंस और नेसेसिटी ऑफ ल्यूमिनिफेरस ईथर, इट वाज टोटली रूल्ड आउट, मतलब उन्होंने भी वो जो एग्जिस्टेंस है ईथर का वो नकारा है। ओके, सो द रिलेटिविटी थ्योरी वाज बेस्ड ऑन रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट स्पीड है या फिर वेरी करता है, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च उसमें दिया गया है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिविटी थ्योरी एंड द वेव नेचर ऑफ लाइट। तो ऐसा ये दोनों थ्योरीज आपने देखे अभी तक, और दोनों थ्योरीज में अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें तो हम बोल सकते हैं कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट इज़ देयर। ओके, कौन सी सेंचुरी में? 20th सेंचुरी में ऐसा एक्सेप्ट किया गया कि लाइट हैज़ अ ड्यूअल नेचर। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि कुछ जो कंसेप्ट है, रे ऑप्टिक्स है, तो कुछ कंसेप्ट हम लोग कार्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट से प्रूव कर सकते हैं और कुछ कंसेप्ट है, फिनोमेनन है, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन है, तो वो सभी कुछ हम वेव नेचर ऑफ लाइट से प्रूव कर सकते हैं। तो दोनों थेरीज अपनी जगह पर ठीक है या फिर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इट कैन एग्जिबिट पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर अंडर डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग कंडीशंस में कभी वेव नेचर या कभी पार्टिकल नेचर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पार्टिकल ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटॉन्स। सर 20th सेंचुरी में इट वाज एक्सेप्टेड दैट पार्टिकल ऑफ लाइट आर कॉल्ड एज फोटॉन, पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटॉन्स। अभी ये लेसन में हम लोग इसके बारे में डिटेल देखने वाले। सो नाउ विच कंसेप्ट इज़ इन द व्हाट वी से व्हाट इज़ लाइट एक्चुअली। अभी हम क्या समझते हैं लाइट के बारे में? लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज़ ट्रांसवर्स इन नेचर। ओके, विच इज़ ट्रांसवर्स इन नेचर। आप लॉन्जिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव के बारे में पढ़ चुके होंगे। इट इज़ ट्रांसवर्स इन नेचर एंड कंसिस्ट ऑफ टाइनी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट इज़ ट्रांसवर्स इन नेचर एंड इट कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरी बात यह है कि इसे कोई भी मीडियम नहीं चाहिए फॉर प्रोपोगेशन, नो नीड ऑफ एनी मीडियम, विदाउट एनी मीडियम इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम ऑल्सो। ओके, ये दो चीज़ें। और तीसरी बात है कि आर आई मीन्स वॉट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज़ डिपेंड अपॉन
परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। RI मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, तो सपोज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, velocity of light in vacuum divided by velocity of light in medium, in particular medium, suppose air is there, water is there, glass is there, any medium could be there. So RI means it is the ratio of velocity of light in vacuum to velocity of light in medium. So RI of vacuum क्या आएगा, it will be 1 always. RI of vacuum is 1, क्योंकि उसी से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं हर चीज़ को, वैक्यूम से हर मीडियम को कंपेयर करना, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो चलो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब क्या वो देखेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो वेवलेंथ होती है वो रेंज करती है 10⁻⁻15 मीटर टू सेवरल किलोमीटर्स। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ 10⁻⁻15 मतलब फेम्टोमीटर बोलते हैं उसको, फेम्टोमीटर टू वेरी लार्ज और लार्जर देन अ किलोमीटर, इतनी बड़ी बड़ी वेवलेंथ हो सकती है। तो वेवलेंथ मतलब क्या, सपोज ये है क्रस्ट, ये है ट्रफ, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। तो ये जो है वेवलेंथ, इसे ए कहा जाता है। सो वेवलेंथ कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कौन कौन से हैं इसमें, तो चलो देखेंगे। तो सबसे पहले इसके रेंजेस हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आती है गैमा रेज, ओके, गैमा रेज, उसके बाद आते हैं एक्स रेज, उसके बाद आते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, आप लिख लीजिएगा मतलब आपको भी इजी जाएगा। और उसके बाद आता है विजिबल लाइन स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइन जो लाइट स्पेक्ट्रम है वो आता है, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 400 to 700 नैनोमीटर। ओके, नैनो मीन्स 10⁻⁻9, ओके, 400 to 700 नैनोमीटर। तो सबसे पहला जो लाइट आता है वो कौन सा होगा, इट विल बी वायलेट। वायलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। ओके, फिर बढ़ते बढ़ते जाती है रेड तक, वायलेट एंड रेड। वायलेट की सबसे स्मॉल वेवलेंथ होती है और रेड की सबसे ज़्यादा। तो 400 to 700 नैनोमीटर के बीच में विजिबल लाइन स्पेक्ट्रम होता है। और उसके बाद क्या आता है, इंफ्रारेड, मैं यहाँ पर लिखती हूँ इंफ्रारेड, और उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद आती है माइक्रोवेव, और उसके बाद आती है रेडियो वेव्स। ओके, इस तरीके से। तो मैं आपको अच्छे से एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ फटाक से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेंजेस फ्रॉम 10⁻⁻15 टू सेवरल किलोमीटर्स। ओके, तो सबसे पहले आती है गैमा रेज, गैमा रे के बाद में एक्सरे, एक्सरे के बाद में अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, उसके बाद आता है विजिबल लाइन स्पेक्ट्रम। विजिबल लाइन स्पेक्ट्रम 400 to 700 नैनोमीटर के बीच में आता है। और सबसे पहले वायलेट लाइट, और उसके बाद करते करते 7 कलर्स में से ये सबसे लास्ट है रेड कलर। इसके बाद आती है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, उसके बाद आती है माइक्रोवेव। ओके, माइक्रोवेव वी आर यूजिंग फॉर आवर डे टू डे लाइफ। एंड देन रेडियो वेव्स, ये भी हमें पता है, रेडियो वेव्स। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो है रेंज, वो मैंने अभी आपको बताया है। तो ये यहाँ पर हम अभी स्टॉप करेंगे, और अगले पार्ट में हम देखेंगे कि हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है, और उसके बाद की जो थेरीज है वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।